चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपका रहा क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का टॉप 50 क्वेश्चन। यानी कि हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हो मेरे दोस्त। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह टॉप 10 क्वेश्चन ऐसा है कि हर चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आराम से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है जो हर चैप्टर का है। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 दे रहे हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे, फिर आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 10 देंगे 50 क्वेश्चन। इस तरह से हर चैप्टर से देखो, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन यह पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में 400 प्लस करना है, अगर 450 करना है, तो टॉप 10 क्वेश्चन पढ़िए क्लास 12 के फिजिक्स का। ऑल सब्जेक्ट का देंगे मेरे दोस्त। बस केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ये सब का एक पीडीएफ नोट्स भी बना रखे हैं, जिस पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं मात्र 199 में। ऑल सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट लेते हो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो आपको मात्र 199 लगेगा। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। जब पेमेंट कीजिएगा उसी समय आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। आप किसी से पेमेंट करा सकते हैं। और यह आपको पूरी सजेशन है जो आपके एग्जाम में इससे पहले क्या पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता। सिर्फ दिए गए क्वेश्चन आप पढ़िए और आराम से 400 प्लस कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब इन्वॉल्व है। और सबका पीडीएफ आपको मिलेगा जिसे आप आराम से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो याद रखना, चैप्टर नंबर 1 पहले शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हिंदी में कहें इसको तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 1 जानिए सीधा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश तथा क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है ना। चैप्टर 1 है जिसका टॉप 10 क्वेश्चन किस प्रकार से नंबर दिए गए। पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। लास्ट समय है मेरे दोस्त, लेने के प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण होता क्या है। तो सिंपल क्या कहता है, जब कोई सामान आप लाने जाते हैं तो आप किसी दुकानदार से, हम जैसे कहें कि एक समोसा, मतलब समोसा ले आओ, तो समोसा कितना, एक लाइएगा, दो लाइएगा, तीन लाइएगा, चार लाइएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आधा लाइएगा, आधा नहीं काट के ला, यानी कि पूर्णांक लाइएगा। वही कहता है किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा। किसी भी पिंड, पिंड मतलब होता है कोई वस्तु, ठोस वस्तु। तो किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों की पूर्ण गुणज होता है। अगर मान ले किसी पिंड पर, कोई भी पिंड हो सकता है, सपोज इस प्रकार से कोई पिंड है, पिंड आप समझ रहे हैं, इंडा का पिंड नहीं बोल रहे हैं। इस पिंड पर कोई आवेश उपस्थित है, कुछ ना कुछ आवेश, मान ले हमारे क्यों आवेश उपस्थित है, क्यों आवेश आवेश उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा के पूर्ण गुणज होता है, यानी कि Q बराबर आपका हो जाएगा, Q बराबर Ne। Ne जहां पे N आपका नेचुरल नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉन है और Q आपका पिंड पर आवेश है। तो N आप Q बराबर क्या होगा, Ne हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। Q बराबर Ne, बगल में आपको सूत्र दिया गया जहां पे N आपका +-1, +-2, +-3 हो सकता है। लेकिन आपका जो Q का वैल्यू होगा, वह Q का सॉरी N का जो वैल्यू होगा वो आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, दशमलव में या आपका भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आपका Q का जो वैल्यू है वह भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एक मिनट में दोस्त, चलिए। तो इस चीज को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। सिंपल कहिए, किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा के पूर्ण गुणज, मतलब पूरा 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 पूर्ण गुणज के क्वांटमीकरण कहते हैं। पूर्ण गुणज होती है आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। मान लिया कि पिंड पर आवेशों की मात्रा Q हो, तो आपका Q बराबर Ne हो जाएगा, जहां पे Q आपका आवेश है, N आपका नेचुरल नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और जहां N का वैल्यू +-1, +-2, ऐसा नहीं कि आपका 1.1 हो जाए, N का वैल्यू 5.2 हो जाए, मतलब फ्रैक्शन, दशमलव में या भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। देखो, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत की बात करें तो आवेशों का जो संरक्षण का सिद्धांत होता है, कहता क्या है। आवेश एक ऐसा पदार्थ समझ लीजिए, अणु, परमाणु, आयन, जो भी समझ लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन ही है, अणु ही है मान लो। तो देखो, आवेश को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते। आई मीन आवेश को हम नहीं बनाते हैं, नहीं इसको विनाश करते हैं।
केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। सपोज डेट आप लोग सोचना, घास फूस कैसे उगता है? तो घास फूस उगता है तो घास फूस धरती एनर्जी देता है। एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? धरती से। धरती में कैसे एनर्जी आया? या तो गोबर से आया होगा, उसमें कुछ ना कुछ अवशेष, राख उख, जो भी राख उख, गोबर उबर है, जो भी उसमें एनर्जी आया, उससे वहां पे घास उग जाते हैं। घास कौन खाया? गैया खाया। गया में एनर्जी आ गया, गैया का दूध हम लोग पिए, हम लोग में एनर्जी आ गया। हम लोग जब मरेंगे, या अवशेष जो हम लोग सुबह पर बाथरूम के माध्यम से छोड़ते हैं, उससे जैविक खाद बनता है। तो बोलो कैसे? तो आपको जो देखिएगा, शौचालय टंकी सफाई के लिए संपर्क करें, टंकी सफाई के लिए संपर्क करें, तो वह टंकी जब सफाई होता है तो उस कहाँ जाता है? उससे जैविक खाद बनता है। जैविक खाद खेतों में देते हैं, फिर खेत में वो एनर्जी चला गया, मतलब एक दूसरे से वो ट्रांसलेट होता चला गया, मतलब उसको सिर्फ रूपांतरित हो रहा है। पहले आप में था, उसके बाद धरती में गया, धरती घास में गया, घास से गाय में गया, गाय से दूध प्राप्त हुआ, हम लोग खाए। मतलब इस प्रकार से यह रूपांतरित होता है। यह नष्ट नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, उत्पन्न भी नहीं होता है। वही कहता है, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित है, आवेशों का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसका विनाश किया जा सकता है। आवेशों को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब बताइए, इसमें कुछ डिफिनीशन में कुछ खास है? बताइए, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित होते हैं, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसका विनाश कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर है। हर चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है ना? ये आपका दूसरा का क्वेश्चन था, तीसरे के क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और सबका पीडीएफ अवेलेबल है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना मेरे दोस्त। ऑल सब्जेक्ट आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, मात्र 199 का है। ये ले लीजिए। आपको एग्जाम में अगर 400 प्लस करना है, कुछ नहीं भी पढ़े हैं, पढ़े भी हैं, तो रिवीजन के लिए, सजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे बुक या पूरे याद नहीं कर सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? मतलब जो वायुमंडल होता है विद्युत उदासीन नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखना, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा धूल कण होते हैं। देखो, जो वायुमंडल होता है उसमें मुख्य रूप से आपको कुछ कण होते हैं और कुछ गैस होते हैं, जो मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। ऐसे गैस तो बहुत सारा है, लेकिन नॉर्मली आपको 3 गैस ज्यादा है। नाइट्रोजन तो पूछो ही मत, लगभग 78% के करीब नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैस वायुमंडल में मुख्य रूप से उपस्थित है। साथ में बात करें हम जल वाष्प, जो वर्षा के बूंद होते हैं, और धूल कण, यह नॉर्मली उपस्थित होता है। अब जल वाष्प जो होता है, 1 मिनट मेरे दोस्त। जलवाष्प जो होता है, नॉर्मली जो होता है आपके वायुमंडल में वर्षा के बूंद के तौर पे उपस्थित होता है। और धूल कण तो आपको पता है धरती से चला जाता है तो वहां उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये कहा गया, वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा धूल कण उपस्थित होते हैं। सूर्य के विकिरण में या सूर्य के किरणों में यौगिक कण भी उपस्थित होते हैं, यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। सूर्य के किरण जो होता है, सूर्य के प्रकाश होता है, उसमें यौगिक कण और धूल कण उपस्थित होते हैं। सूर्य की किरणों यौगिक कण तथा धूल कण से टकराकर उन्हें आयनीकृत करता है। क्या करता है? आयनीकृत करता है, कर देती है। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। देखो, डिफिनीशन देखा जाए तो बहुत इजी है, इससे इजी डिफिनीशन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होते हैं। साथ में वर्षा के बूंद जिसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प और धूल कण उपस्थित होते हैं। हमारे सूर्य के प्रकाश में धूल कण और यौगिक कण उपस्थित होते हैं। धूल कण और यौगिक कण क्या करता है? सूर्य के प्रकाश धूल कण और यौगिक कण को आयनीकृत कर देता है, आयनीकृत कर देता है। अतः यानी कि उसे टकराकर, सीधा कहा, सूर्य की किरण यौगिक कण तथा धूल कण को टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देता है। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। ये 2 लाइन का डिफिनेशन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका जीवन उपयोग बताइए। देखो, स्थिर विद्युत परिरक्षण बहुत इजी है। देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे कि कोई खतरा में रह रहा है आप पर, अगर उससे हम आपको बचा लिए,
तो उस बचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत परिरक्षण। जैसे कि आपके सामने क्या है, यहाँ पे किसी निश्चित भाग को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, कोई निश्चित भाग है वहां पे विद्युत क्षेत्र के जो भी प्रभाव है, प्रभाव से बचाने की जो प्रक्रिया है, बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इससे विद्युत परिरक्षण कहते हैं। फिर से समझिएगा कि किसी निश्चित भाग को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं, ठीक है ना। इसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे हो सकता है, तो दैनिक जीवन में उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं और बारिश तेज हो रही है और तड़का तड़क रही है और बस और कार में बैठे हुए हैं, बस और कार बाय द केस खराब हो गया, तो आप उस बस या कार में ही बैठे रहे, ना कि बाहर निकलकर किसी पेड़ या किसी मड़ई कुटिया के नीचे ना खड़ा हो। यानी कि बस और कार में बैठे रहना ही आपको ज्यादा सुरक्षित होता है किसी खुले मैदान में घूमने से ज्यादा। तो ध्यान रहे, अगर कहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तड़का तड़क रही है, तो किसी खुले मैदान में घूमने से ज्यादा आप कार या बस में बैठे रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। इसका रीजन होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर शून्य होता है। यानी कि अगर आपका कार या बस होता है, अगर विंडो और जो दरवाजा है अगर बंद रहे, डोर और विंडो बंद रहे, इस तरह से आपका होता है कुछ, मतलब गाड़ियां जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। नॉर्मली बात करें तो मतलब पहले के जमाना में ऐसी ही गाड़ियां होता था, ठीक है ना, और इस तरह से गाड़ियां होता है ना, इस तरह की कुछ गाड़ियां होती है। और देखो गाड़ी में अगर यहाँ पे तड़का आपके अंदर गिरा भी, तो यह तड़का का जो भी करंट होगा इसके माध्यम से, चक्का के माध्यम से धरती में चला जाएगा, इसके माध्यम से धरती में चला जाएगा, लेकिन आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है गोले के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि गोले के ऊपरी भाग में तो होता है लेकिन अंदर शून्य होता है। इसी वजह से आप कार या बस में बैठे रहिएगा तो उसके ऊपर तड़का भी गिरेगा, अगर बिजली भी गिरेगा तो उसके सतह के माध्यम से आपका धरती में चला जाएगा चक्का के माध्यम से, लेकिन आपको खरोच तक नहीं आएगा। वही कहा गया, बरसात के समय आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, प्रकोप मतलब खतरा होता है, तो उस समय खुले मैदान में रहने से ज्यादा कार या बस में के अंदर रहना अधिक सुरक्षित होता है। तो इसका आप दैनिक जीवन में ऐसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे मित्र, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन आपके है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। देखिए पृष्ठ मतलब क्या होता है, सरफेस। सरफेस कहने का मतलब आपको ये चीज समझ में आ रहा हो, सरफेस कहने का मतलब है किसी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी कि कोई भी क्षेत्रफल, मान लीजिए हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पर आवेश वितरित किया गया, आवेशों को फैलाया गया है, आवेशों के फैलाया गया तो उस पर कुछ न कुछ आवेशों की मात्रा होगा। मान लिया गया जो यह आवेश फैलाया गया है इस पर आवेशों की मात्रा Q है, और इसका जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी होगा, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, ठीक है ना, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका A है और आवेशों की मात्रा Q है, ठीक है। तो सिंपल वेस में कहता है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या कहता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, सतह के, ये सतह है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। उपस्थित या अवस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिंपल कहा गया, किसी सतह या पृष्ठ पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A। क्यू कहा, जहां पे पृष्ठ का आवेश है और A आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये सिग्मा बराबर सूत्र हो जाता है। मेरे मित्र यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 4 क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, कैसे कैसे मैं बताता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, जो आपका सिग्मा बराबर Q अपॉन A आपका पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है। कोई बच्चा पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल कर रहे हैं बार बार, और उनको मैं कितना बार समझा दिया कि भाई चलिए लाइव क्लास चल रहा है मेरे दोस्त, आप समझ सकते हो। तो प्लीज मेरे दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक नोट्स या पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप लेने के प्रयास करना, मात्र 199 का ऑफर आ चुका है, जब चाहे जब आप ले सकते हो, और ये आपका जेन्युइन पीडीएफ होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व एक अदिश राशि है। पृष्ठ आवेश घनत्व की मात्रक की बात करें, मात्रक कैसे ज्ञात होगा, देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र सिग्मा बराबर जो होता है Q बटा A होता है।
Q बटा A होता है। Q जहाँ पे आवेश, A आपका क्षेत्रफल होता है। ये सिग्मा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखिए। अब देखो Q क्या है, आवेश, आवेश की मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, कूलाम बटा ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक कैसे होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर चौड़ा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में, और मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कूलम बटा मीटर स्क्वायर, या इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कूलम पर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व एक अदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है जो आपके सामने है, और इसका हम बीमीय सूत्र भी इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये जो कूलम है, आवेश का जो आपका बीमीय सूत्र होता है आईटी होता है, आपने देखा होगा आवेश का जो आवेश है, आवेश का बीमीय सूत्र आईटी होता है, आपको पता होगा आईटी होता है, ठीक है ना, आईटी। और लंबाई के लिए, लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ से मापते हैं एल इनवर्स स्क्वायर, था आई टी एल इनवर्स स्क्वायर, ये आपका इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो सिंपल है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इसका ये सही मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका बीमीय सूत्र आई टी एल इनवर्स स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है, तो नॉर्मली आप ये याद रखिएगा, 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसी तरह सेम सेम आयतन आवेश घनत्व है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है उसमें 2 सतह का होता है, मतलब सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और जिस चीज का आयतन ज्ञात होता है, वॉल्यूम ज्ञात होता है, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यह एक बुक है, एक कॉपी है जो आप देख सकते हो, मैं बुक ले रहा हूँ, ये इंग्लिश का एक बुक पढ़ा हुआ है, तो यह इसका क्षेत्रफल हुआ, यह आपका ये क्षेत्रफल हुआ, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, क्षेत्रफल हुआ। अगर मैं कोई डिब्बा ले लेता हूँ, सपोज डिब्बा, उसमें किसी वस्तु को डाल सकते हैं, यानी कि उसका आयतन ज्ञात हो सकता है। जैसे कि यह देखो, यह एक डिब्बा की फॉर्म में है, एक क्या घन है, जिसके अंदर कोई सामान को भी डाल सकते हैं, यानी कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यह आपका लंबाई है, यह आपका चौड़ाई है और यह आपका ऊंचाई है, जिससे यह वॉल्यूम ज्ञात होता है। तो सिंपल है, किसी पिंड या किसी पिंड होगा ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई पिंड होगा, तो किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित, किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या होता है, आवेशों की उपस्थित आवेशों की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। उपस्थित या अवस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो फिर समझिएगा, किसी पिंड के एकांक एकांक आयतन पर, आयतन की बात, क्षेत्रफल नहीं, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा या अवस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो के माध्यम से सूचित करते हैं, इसे रो पढ़ते हैं, इसको रो कहते हैं, रो से सूचित करते हैं। मान ली इसका उपस्थित आवेशों की मात्रा क्यू है, और इसका जो आयतन वॉल्यूम क्या वी है, क्योंकि आयत वी मतलब वॉल्यूम, जो आयतन ज्ञात करते हैं वी, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भी होता है, ठीक है, एल गुने बी गुने एच, यानी कि एल लंबाई लेंथ, एल गुने बी गुने एच, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे एल गुने बी गुने एच होना चाहिए, ठीक है, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ रो बराबर क्या होता है, उपस्थित आवेशों की मात्रा अपॉन उसका जो भी वॉल्यूम है या आयतन जिसका भी है, तो उपस्थित आवेशों की मात्रा क्यू है, किसका ज्ञात कर रहे हैं, आयतन का, आयतन मतलब वी, यह हो गया रो बराबर क्यू अपॉन वी। रो बराबर क्यू अपॉन वी क्या है, आयतन आवेश घनत्व का सूत्र हो गया। मात्रक भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, क्यू क्या है, क्यू आवेश है, आवेश के मात्रक कूलम होता है, बटा वी, वी मतलब आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू होता है। क्यों मीटर क्यू हो गया, क्योंकि आप वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई को भी मीटर में मापिएगा, चौड़ाई को भी मीटर में मापिएगा, ऊंचाई को भी मीटर में मापिएगा, यानी कि मीटर गुने क्या होगा, मीटर क्यू हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा मीटर क्यू, क्या लिखिएगा, मीटर क्यू। तो कूलम पर मीटर क्यू या कूलम पर मीटर क्यू इनवर्स हो सकता है। तो आवेशों का आयतन आवेश घनत्व जो होता है अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक कूलम पर मीटर क्यू, और सेम तरह से आप इसका विमीय सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र आई होता है, और वॉल्यूम के लिए आपका एल क्यू हो जाएगा, ऊपर जाएगा आई टी एल क्यू इनवर्स, आई टी क्यू एल क्यू इनवर्स, ये अब इसके लिए आयतन आवेश घनत्व हो गया। समझ में आया होगा मेरे दोस्त, नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर आप कमेंट करके बताइएगा सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो कहता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है। मान ले हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लें यहाँ पे क्यू आवेश है, किसी बिंदु पर मतलब कहीं भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लें यहाँ पे कोई एकांक धनावेश जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है ना, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी कि एफ, ठीक है, एफ। यहाँ पे कोई क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, तो कहा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश मतलब एक परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र है, यह आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, यह विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें किसी बिंदु पर हो सकता है, यहाँ पे बिंदु पर, इस बिंदु के कारण यह कोई परीक्षण आवेश है, एकांक धनावेश क्या है, एकांक धनावेश है, ठीक है ना, एकांक धनावेश। यहाँ पे मान लिया एकांक धनावेश आपका क्यू है, तो सिंपल कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, यानी कि इसके कारण इस पर जो भी फोर्स लगेगा, बल लगेगा, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो हो जाता है वो आपका क्या बल लग रहा है, एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू, यानी कि ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे सूत्र शायद मेंशन नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर मान लिया हमारा यह कोई एकांक धनावेश है, इस पर बल लग रहा है, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से डिफिनेशन समझिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। E बराबर एफ अपॉन क्यू सूत्र हो गया। इसका मात्रक कैसे ज्ञात होगा, इसका मात्रक सिंपल है, E बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, आवेश है। बल का ऐसे मात्रक आपको न्यूटन होता है, तो न्यूटन बटा आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन बटा कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम, है ना। बस उसी तरह से इसका विमीय सूत्र भी प्राप्त हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र भी याद रखिएगा। और यह एक सदिश राशि है, यह क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए जरा, अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के काटती क्यों नहीं है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे से नहीं काटती है, इसका रीजन क्या है समझिएगा। देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होता है वह इसलिए एक दूसरे से नहीं काटेगा, देखो अगर जैसे कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे से काट दिया तो इसकी दो दिशा हो जाएगी, एक तो इधर दिशा, एक इधर दिशा। अगर एक दूसरे से जैसे ही काटेगी इसकी दो दिशा, और विद्युत क्षेत्र की एक समय में एक स्थान पर दो दिशा संभव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए एक विद्युत बल रेखा एक, जैसे कि यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे गया, विद्युत क्षेत्र जा रहा है, अगर ये बाय द वे कोई काट दिया तो ये इधर भी हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा, यानी कि एक बिंदु पर दो दो दिशा हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती, इसीलिए एक दूसरे से नहीं काटती हैं। तो समझिएगा, विद्युत बल रेखा एक दूसरे से कभी नहीं काटती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, जो कटान बिंदु है उस पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। फिर से समझिएगा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। अतः एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से नहीं काटती है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन देखिए, प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले विद्युत द्विध्रुव जानना जरूरी है। हम विद्युत द्विध्रुव इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछता नहीं है, उसके आधारित यह पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखो विद्युत द्विध्रुव पहले पढ़िए, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आएगा। विद्युत द्विध्रुव कहता है कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश को, अगर यहाँ पे क्यू आवेश ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस दिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 10 क्यू आवेश होना चाहिए।
मतलब दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। बहुत कम दूरी, जिसकी दूरी हम 2l मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं, 2r मान लेते हैं, जो भी हो, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो जो भी बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण नहीं, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझना, जब दो विपरीत एवं बराबर आवेशों के अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। विद्युत द्विध्रुव समझ लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण कौन कर रहा है? दो आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आवेश के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश, और याद रहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या पी से सूचित करते हैं? क्या पी से? तो पी हो गया, पी बराबर क्या कहेंगे? देखिए पी बराबर कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? अब इसका डिफिनेशन समझिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश। अब बताओ प्लस वाला ले माइनस वाला ले? अरे भाई आपको जब छूट दिया हुआ है, प्लस लेना है माइनस लेना है, तो प्लस वाला लेते, माइनस वाला काहे लेंगे? तो क्यू आवेश, ठीक है, क्यू, और उसके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच के या उसके मध्य के दूरी के गुणनफल को, उसके मध्य के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं, यानी कि Q इंटू 2L, या आप इसको लिख सकते हैं P इंटू 2QL। ठीक है, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। या आप डिफिनेशन में यह लिख सकते हैं, आवेशों के परिमाण और उसके मध्य के दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। या यह कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके मध्य दूरी। तो हम क्या लिखे हैं? आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब इसमें से कोई एक आवेश ले सकते हैं। आवेशों के परिमाण और उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर देखो, अगर मान लो माइनस आवेश है, प्लस आवेश है, इसकी बीच की दूरी 2l है, तो P बराबर आपका जो सूत्र हो जाएगा Q इंटू 2L होगा, जहां पे Q आपका आवेशों का परिमाण है और इसकी बीच की दूरी 2l है। 2l क्यों लेते हैं? तो अब ज्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाइए, 2l क्यों लेते हैं? जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़िएगा, डेरिवेशन पढ़िएगा, तो उस समय 2l का काम आता है। जब दो भाग को बांटना पड़ता है तो इसमें l हो जाता है, यह l हो जाता है, इसके बीच की दूरी 2l हो जाता है, ताकि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बनाने में आसान हो। जब बुक ही मानता है तो हम भी मानते हैं ऐसे, ठीक है ना? तो याद रखना, विद्युत द्विध्रुव एक क्या है? सदिश राशि, और इसका SI मात्रक सिंपल है। Q क्या है? Q है आवेश, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना, कूलाम। और 2l क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलम मीटर। देखो कूलम मीटर इसका ऐसे मात्रक है। देखो मात्रक ज्ञात करना बहुत इजी है अगर ज्ञात करो आपको, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स भी सेम है। देखो इस प्रकार से समझिए कि जब कोई विद्युत क्षेत्र में जब कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उससे गुजर जाता है, जैसे कि अब देखो बहुत सारा विद्युत, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बारिश चारों तरफ होती है, तो बारिश चारों तरफ होती है, तो बारिश तो हो ही रही है, ठीक है। तो बारिश जब हो रही है, सिंपल है, तो बारिश मान ले विद्युत क्षेत्र यह है, बारिश हो रही है, इसका कुछ ना कुछ होगा, तो विद्युत क्षेत्र को हम ई द्वारा सूचित करते हैं। पहले बात फाई क्या, देखो विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित करते हैं, तो फाई ले लो, फाई ले लेते हैं। फाई बराबर देखो कहता है, इसका फाई क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सरफेस या किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब समझिए, जैसे कि देखो अब इधर भी गुजरेगा, 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 इधर, जैसे कि बारिश हो रही है बढ़िया वाला, खूब झकास घनघोर बारिश, जो मोर नाच रहा है। तो क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, उसमें भी एगो चलनी लेकर खड़ा हो गए। तो बताओ चलनी लेकर खड़ा है, तो बारिश तो पूरा हो रही है, चारों तरफ हो रही है, तो चलनी से जितना दूर मैं विद्युत मतलब वर्षा के बूंद जाएगा उतना ही से मतलब है। तो वही कहता है कि भाई देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। मान ले विद्युत क्षेत्र आपका E है और गुजरने वाली विद्युत और ये सरफेस का क्षेत्रफल A है, इसी के गुणनफल ना होगा। यानी कि फिर समझिए, विद्युत क्षेत्र आपका E है और ये सरफेस से जितना विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं गुजरेगा उसी को विद्युत बल रेखा कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र इतना है, यानी कि वर्षा के बूंद जितना चलनी में है,
बारिश हो रही है, वर्षा का चलनी लेकर खड़ा है, चलनी लेके, तो चलनी में जितना वर्षा के बूंद चल जाएगा उतना ही से मतलब है, तो उस चलनी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यह पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और वर्षा के बूंद को क्या मान लिए, ई मान लिए, यानी विद्युत क्षेत्र। तो ई इंटू ए हो जाएगा, ये आपका विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई बराबर ई इंटू ए, और यह बेसिकली सदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पे सॉरी अदिश गुणनफल होता है, तो ई इंटू ए होता है, तो आपका डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा, तो फाई बराबर ई इंटू कॉस थीटा। इसका ए से मात्रक आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है क्या, विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद है, देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर जो सूत्र होता है आपको ई बराबर याद होगा, एफ अपॉन क्यू होता है, यानी कि इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम्ब होता है, न्यूटन बटा कूलम्ब, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन बटा कूलम्ब। ठीक है, ठीक होता है। ए और ए यहाँ पे है तो ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ए है मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको सबको एक साथ कीजिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब, ये इसका मात्रक हो गया। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, यानी कि ऊपर जाएगा तो कूलम्ब इनवर्स हो जाएगा, और इसका बीमीय सूत्र एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू आई इनवर्स हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका विद्युत फ्लक्स है आपके सामने। 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से है, आपको पता ही है, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन है। चैप्टर 2 चालू हो रहा है, विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। हिंदी वाले बहुत इजी है, विद्युत विभव तथा धारिता, इससे भी टॉप 10 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो देखते हैं, पीडीएफ लेना नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिल रहा है मात्र 199 में, ऑल सब्जेक्ट लेने के प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट क्या है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे एक बिंदु क्या कहते हैं उसे, उस बिंदु पर एक वोल्ट, यानी कि विद्युत बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि देखो कि अनंत से जब आवेश को लाना है, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से एकांक धनावेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अगर कार्य जो वर्क अगर 1 जूल हो, क्योंकि कार्य को हम जूल में आते हैं, 1 जूल हो, यानी कि अनंत से, यह अनंत है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से एकांक धनावेश को मतलब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर कार्य 1 करना पड़े तो इसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। वही कहा, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में अगर 1 जूल लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, मतलब किया गया कार्य यानी कि अनंत से एक आवेश को लियाने में जो मेहनत हो रहा है 1 जूल हो रहा है, अगर 1 जूल होगा तब उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। तो ये कहा गया अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल के बराबर हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। सिंपल है। आगे चलिए मेरे दोस्त, एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए, अगले क्वेश्चन देखिए जरा, समविभव तल क्या है। वैसे तल जिसके आवेशों के वितरण के कारण हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव समान हो, यानी कि आपको इस तरह से है, आवेशों के वितरण के कारण देखो, यह आपका विद्युत विभव यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक जहां तक दूरी मापेंगे ना, हर जगह विद्युत विभव समान होगा। तो कहा, वैसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेशों के वितरण के कारण विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव कहलाता है। और समविभव खूब पूछता है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या है। याद रखना, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करता है, यानी कि दो समविभव पृष्ठ जो होता है एक दूसरे से प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि अगर यहाँ से गुजरी, जो भी यहाँ से गुजरेगा ये लंबवत होगा, यानी कि यह इस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। वही कहता है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। थर्ड पॉइंट है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करती है। समविभव पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को भी प्रदर्शित करता है।
समविभव पृष्ठ होता है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को भी प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ के गुण। अगले क्वेश्चन देखिए जरा, अगले क्वेश्चन है प्रावैद्युत पदार्थ क्या है? तो वैसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके विपरीत विपरीत फलकों पर बराबर में विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि वैसे कुचालक पदार्थ जिनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, यानी कि वैसे जब मान लीजिए कुचालक पदार्थ है आपका और ये विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है? विपरीत फलकों पर। विपरीत फलक मतलब, जैसे कि विपरीत फलक मतलब आपको समझा देते हैं। जैसे ये फोन है, इसके विपरीत फलक होगा एक आगे, तो इसका विपरीत क्या होगा? पीछे। ये वाला फलक है तो इसके विपरीत क्या होगा? ये वाला। ये सामने वाला फलक है तो इसके विपरीत ये होगा। तो सिंपल बात है। उसी तरह से कहा, जब कुचालक पदार्थ को जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके विपरीत फलकों पर बराबर में विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, प्रावैद्युत पदार्थ कहलाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिएगा जरा, प्रावैद्युतांक क्या है? प्रावैद्युतांक भी खूब पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक उस माध्यम की प्रावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ई नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता ई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपने देखा होगा प्रावैद्युतांक को ई आर बराबर हम लोग सूचित करते हैं ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। आपने देखा होगा, या के बराबर हम लोग कहते हैं के बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, इस तरह से परिभाषित कर देते हैं कभी कभी, ठीक है ना? तो ये कहा गया, किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता ई नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता ई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रावैद्युतांक के द्वारा सूचित करते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका? के बराबर जो हो जाएगा एप्सिलॉन ई अपॉन ई, ठीक है ना? यानी कि ई नॉट अपॉन ई, जहां हम एप्सिलॉन नॉट भी उपयोग कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रावैद्युत शक्ति क्या है? किसी प्रावैद्युत शक्ति, यानी कि किसी प्रावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है, किसी भी पदार्थ की प्रावैद्युत शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है जिस पर आरोपित करने पर उसका विद्युत विघटन नहीं किया जा सकता है। फिर से समझिएगा जरा, किसी प्रावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? प्रावैद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रावैद्युत शक्ति कहलाता है। तो ध्यान रहे मेरे दोस्त, सिंपल है कि किसी प्रावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं किया जा सकता है, प्रावैद्युत शक्ति कहलाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो मात्रक और विमा गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये छोड़ दो, ये गलत है, दूसरे में शायद आ गया है, ठीक है ना? ये इसका नहीं है, ठीक है? अगले क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता क्या है? देखो, विद्युत धारिता जो होता है, किसी चालक को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेशों की मात्रा की आवश्यकता पड़ता है उसे विद्युत चालक की धारिता कहते हैं। जैसे कि सपोज आप ही देखिएगा, एक कभी कभी जैसे कि हम एक पात्र है, ये बाल्टी ले लेते हैं, सपोज दैट बाल्टी, ये कोई बाल्टी है। इस बाल्टी में देखना मेरे दोस्त, सिंपल बात है, इसमें अगर हम इसमें क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। विभव, यानी कि वॉल्यूम मतलब मान लेते विभव बढ़ेगा, यानी कि जितना इसमें पानी डालेंगे उसकी आयतन बढ़ते जाएगी। यानी कि डिपेंड जो भी है आपका किस पे डिपेंड करता है? अगर मान ली इस पर आवेश डाल रहे हैं, तो आवेश यानी कि v किस पे डिपेंड किया? आवेश पे। यानी कि जितना आवेश इसमें डालेंगे ये बढ़ता जाएगा, यानी कि v बढ़ता जाएगा। मान ले पहले v कम था, इसमें और डाल रहे और एक स्थिति ऐसा आएगा ये उपट जाएगा और गिरने लगेगा। यानी कि v का जो वैल्यू है, ये v का वैल्यू ये बढ़ेगा तब जब q का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर q के इसमें से कम कर रहे हैं तो v भी घटेगा। तो सिंपल बात कहता है, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवेश लगा, यानी कि इसमें क्या हुआ? वही बात हुआ ना, यानी कि भाई बाल्टी है, इस बाल्टी में आवेश जितना डाल रहे हैं तो इसमें 1 वोल्ट, अगर ये पहले मान ली यहाँ पे 2 वोल्ट है, इतना तक भरा हुआ है, ठीक है? अगर इसको 1 वोल्ट और कर रहा है, यानी कि 3 वोल्ट बढ़ाने के लिए इसमें और आवेश डालना पड़ेगा, यानी कि जितना आवेश डालना पड़े इसमें और आवेश डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है? जितना आवेश डालना पड़े उसी के ना विद्युत
क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारिता कहेंगे। वही कहता है किसी चालक में विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवेशों की मात्रा आवश्यकता पड़ती है, जितनी आवेशों की मात्रा आवश्यकता पड़ती है उसे विद्युत चालक की धारिता कहते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन वी। क्या कि क्यू पे डिपेंड कर रहा है यानी क्यू अपॉन वी। इसका मात्रक आराम से ज्ञात कर सकते हैं आप। मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्यू क्या, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम में हिंदी में लिख देता हूँ कूलाम। कूलाम बटा वी क्या है, विभव यानी कि वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट जिसको हम फैराडे कहते हैं, कूलम पर वोल्ट को हम फैराडे भी कहते हैं, फैराडे। फैराडे तो याद रखना, विद्युत धारिता का ऐसे ही मात्र कूलम पर वोल्ट या फैराडे दोनों होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया एक फैराडे किसे कहते हैं। सिंपल, एक फैराडे किसे कहते हैं, अगर विद्युत धारिता को एक फैराडे तब कहा जाएगा जब उसके 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़े। यानी कि सिंपल बात है, आप देखिए 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर एक कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ता है, 1 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ेगा। अगर 1 वोल्ट बढ़ेगा तो 1 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ेगा, तब ना 1 फैराडे कहलाएगा। यानी कि आपका सूत्र जो था क्यू बराबर क्या होता है, आपको क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, अगर 1 कूलम आवेश अगर ये बढ़ेगा और ये भी 1 होगा तब ना 1 फैराडे होगा, नहीं कि दोनों 1 होना चाहिए। सिंपल कहता है कि किसी चालक की 1 फैराडे तभी हो सकता है जब उसके एक विभव यानी कि उसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़े, उसे 1 फैराडे कहेंगे। ठीक है ना, तो देखो 1/1 बराबर 1 यानी कि 1 फैराडे। 9 नंबर को संधारित्र की धारिता क्या है। ये संधारित्र क्या है, सीधा समझिए संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत सारे आवेशों को एकत्र करके रखता है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा एवं विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। जैसे कैपेसिटर देखे होंगे आप लोग, पंखा में लगा रहता है, एक छोटी सी कैपेसिटर होता है, उसकी पावर देखो, पावर कितनी होती है, इस तरह से होता है। ठीक है, और यह कैपेसिटर जब लगता है तो फैन तेज चलता है। इसका रीजन है कि इसमें इतना पावर है कि बहुत सारे करंट को एब्जॉर्ब करके रखता है। जैसे कि देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मोटर चलाकर टंकी में पानी भर देते हैं, लाइन कटने पर भी क्या करता है, वो टंकी पानी आपको देता है। यानी कि वो बहुत छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारा पानी रखा हुआ है, यानी कि मोटर लाइन कटने के बाद भी पानी आपको देगा। उसी तरह से इसमें क्या है, कैपेसिटर में क्या है, इसमें बहुत सारा आवेश चार्ज हो जाता है। आप देखना पहले इसको चार्ज करके उसमें शॉर्ट लगाओगे, शॉर्ट लगेगा। ठीक है, तो सिंपल ये बहुत छोटा चीज है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है और बहुत सारा आवेशों को एकत्र करके रखता है, संचित करके रखता है ऊर्जा को। तो ये कहा संधारित्र एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो बहुत कम जगह में, बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा में विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है, जो संधारित्र कहलाता है। संधारित्र जिसका उपयोग कहाँ से करें, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो में किया जा सकता है। ठीक है ना, जिसका उपयोग हम नॉर्मली करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग लिखे। संधारित्र के दो उपयोग है, ऊर्जा को संचित करने में, ऊर्जा को एकत्र करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका उपयोग कर सकते हैं, जहां पे हम पंखा, टीवी, कूलर में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो इस चैप्टर का एक दो और क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं ला दिया हूं। जरूरत नहीं कि 10 ही याद करो, हो सकता है 11 भी हो तो क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनित्र के वोल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का बना क्यों होता है। इसी चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन है, लावा दुआ के तौर पे एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर में एक दो पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ठीक है ना, तो वही कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया वांडी ग्राफ जनित्र का जो वेल्ट होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बनाता है। वेल्ट मतलब होता है पट्टा। आप देखे होंगे कभी कभी मोटर जो चलता है, यहाँ पर रोलर होता है इस तरह से, और इधर भी एक रोलर होता है, और इसको पट्टा के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक है ना, पट्टा के माध्यम से। तो ये पट्टा जो होता है, ये जिसको वेल्ट कहते हैं, ये विद्युत रोधी यानी कि कुचालक पदार्थ का बना क्यों होता है। वही कहा वान डी ग्राफ जनित्र में वेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, क्योंकि एक चालक से, कहा का एक, क्योंकि एक चालक से दूसरे चालक तक आवेश को पहुंचाना होता है। यानी कि इस चालक से आवेश जब यहाँ पे बौछार किया जाता है, स्प्रे कंघी होता है एक, वान डी ग्राफ जनित्र पढ़िएगा तो समझ में आएगा पूरी तरह। एक स्प्रे कंघी होता है जो इस तरह से होता है, इस तरह से, और इसमें स्प्रे कंघी इस पर आवेश को फेंकता है। तो ये कहा एक चालक से दूसरे चालक आवेशों को पहुंचाना पड़ता है।
अगर आप ही बताओ, अगर यह पट्टा चालक का रहेगा, जैसे ही आवेश यहाँ पे आवेशों का बौछार होगा इस पर, तो बेसिकली जैसे ही चालक होगा तो पूरे में फैल जाएगा ये। तो फिर यहाँ तक एक संग्राहक कंघी होता है जो इसे एकत्र करता है, ठीक है ना, एकत्र करता है। ये खींच लेता है, ये खींच लेता है और इधर प्रवाह करता है, इधर एक गोला के ऊपरी गोला में इस तरह से। मतलब ये फिगर उसका नहीं है, मतलब एक तरह से बना रहा हूँ कि इस तरह समझ में आए। फिगर तो नॉर्मली इस तरह से बनते हैं उसका, ठीक है ना, इस तरह से बनते हैं, इस तरह से बनता है। यहाँ पे बेल्ट होता है, यहाँ पे बेल्ट होता है, इसको विद्युत मोटर के माध्यम से चलाया जाता है, या इधर चलता है, इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वह मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पर आवेशों की मात्रा का बौछार होता है। अगर ये बेल्ट जो यही ना बेल्ट हुआ है, अगर बेल्ट चालक पदार्थ का होगा, विद्युत धारा पदार्थ का होगा, जिससे विद्युत प्रवाह हो सके, जैसे ही आवेश प्रवाहित करके पूरे में फैल जाएगा, तो ये खींच नहीं पाएगा। और यह जब अचालक पदार्थ यानी कुचालक का होगा, तो आवेश इस पर गिरेगा तो बेचारा होता है थल की तरह रहेगा आराम से, और जैसे ही बेल्टवा नाच के यहाँ पे जाएगा तो यह खींच लेगा। वही कहता है विद्युत वांडीग्राफ जनित्र का बेल्ट विद्युतरोधी पदार्थ का बना होता है, क्योंकि एक चालक से दूसरे चालक तक आवेशों को पहुंचाना पड़ता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बेल्ट द्वारा लिया गया आवेश उस पर फैले ना, उस पर फैलना नहीं चाहिए, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाए। ताकि एक स्थान से यहाँ तक आसानी से आना है, तो यह विद्युतरोधी पदार्थ का होगा, तभी ना ये आराम से यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर जाकर टूटेगा। हाँ, है ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है ना। जैसे कि हम लोग पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोतल का उपयोग करते हैं। ऐसे ही नहीं कि ट्रक पर पानी लोड कर देंगे, भाई ट्रक पर भी लोड करते हैं तो डिब्बा में बंद करके लोड करते हैं। ट्रक पर ऐसी बालू तो इसी लोड कर देते हैं, पानी को क्या नहीं, पानी बह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे चाहिए विद्युतरोधी पदार्थ होगा, तभी ना आवेश जा पाएगा, नहीं तो इसी फैल जाएगा वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, संधारित्र के प्लेटों के दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो संधारित्र के दूसरे प्लेट क्या होता है, देखिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र के दो धात्विक प्लेट होता है, आपने देखा होगा, दो धात्विक प्लेट होता है। एक अनावेशित होता है जो दूसरे को चार्ज करता है, दो धात्विक प्लेट होता है जिसमें एक को हम क्या कहते हैं, आवेशित किया जाता है, और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दूसरे को प्लेट से पृथ्वी से जोड़ जाएगा, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्त, आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाला दो तीन कारक जान लो। तो चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, चालक के निकट अन्य पदार्थों की उपस्थिति पर, और चालक के चारों ओर के मध्य, यहाँ पे चारों ओर के माध्यम की प्राकृतिक पर। ये तीन चीजें जो धारिता को प्रभावित कर सकता है, चालक की पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक के निकट अन्य पदार्थों यानी कि चालक के निकट मतलब अन्य पदार्थ जो उपस्थित होता है उसके कारण, और चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति, इस पर आपको डिपेंड करेगा उसकी धारिता। अगला हमारा टॉपिक होता है, चैप्टर शुरू हो जाता है अगला हमारा चैप्टर 3। इससे भी टॉप 10 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत धारा। इसमें आपको टॉप 12 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। और क्रैश कोर्स भी आपको तो पता ही है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 91 17 82 30 62, ठीक है ना। मात्र 199 का है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट मेरे दोस्त। आप लोग सबको क्या पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें आपको केवल फिजिक्स ही नहीं, इसमें ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, केवल सब्जेक्टिव नहीं, सब चीज मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। तो लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोग को अच्छे नंबर उठाने में मदद कर सके। अगले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है। देखो, विद्युत धारा हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, बहुत ईजी है। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन एक लाइन का है लेकिन जेन्युइन है। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, और ये एक अदिश राशि है, और इसका सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T, जो आप कहीं कभी इसका फॉर्मूला भी उपयोग किया जाएगा। यह विद्युत आवेश होता है, जो 10th में पढ़े होंगे। प्रतिरोधकता क्या, सबसे इजी क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता क्या है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वही कर्मानुपाती होता है। ये मान ले कोई चालक है, इसकी लंबाई L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसकी मोटाई, ठीक है ना, इसकी मोटाई मान लेते हैं हमारा A है। तो कहता क्या है, कहता है
कि किसी चालक के लंबाई के समानुपाती, इस किसी चालक के लंबाई के समानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के उभयित क्रमानुपात यानी कि R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। आप प्रोपोर्शनल के समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे तो R बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा रो, एक रो होता है जिसको इस तरह से रो L अपॉन A हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाएगा, जो मैं लिखा हूं R बराबर Q, यानी कि इसको पढ़ेंगे रो L अपॉन A पढ़ेंगे या विद्युत प्रतिरोधकता। इसकी मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी मात्रक यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। देखो यह रो है, रो क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर रो इधर छोड़ देंगे तो ए इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एल नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास रो बराबर जो प्राप्त होगा, आर में ए गुना हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल नीचे आ जाएगा, यानी कि एल नीचे हो जाएगा, यानी कि रो बराबर हमको प्राप्त हुआ आर ए अपॉन एल। रो क्या है, एक विद्युत प्रतिरोधकता है जिसको हम कांस्टेंट के रूप में उपयोग किए हैं। इसको ऐसी मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आर आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के ऐसी मात्रक ओम होता है, आपको पता है। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बटा एल क्या, लंबाई, लंबाई को हम लोग मीटर मापते हैं तो मीटर लिखेंगे, तो मीटर से 1 मीटर कटेगा तो बचेगा ओम मीटर बचेगा, और ओम मीटर ही या ओम सेंटीमीटर ही आपको विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक है। डिफिनेशन कहा, किसी चालक की प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। आर बराबर रो एल अपॉन ए कह सकते हैं या रो बराबर आर ए अपॉन एल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऐसी मात्रक ओम मीटर होता है। आगे चलिए जरा, अगले क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोधकता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए देखते हैं। तो याद रखना, उसकी प्राकृतिक पर करता है, उसके लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और प्रतिरोधों के ताप पे करता है। तीन चीज, उसके प्राकृतिक पर, ताप पर, और उसके लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ताप पर, लम, ताप पर, ताप पे करता है, उसके प्राकृतिक पर, उसके लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, किसी भी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस तीन चीज पर निर्भर करता है। आगे चलिए, अनुगमन वेग क्या है, जिसको अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, जो औसत वेग, फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिस वेग से फ्री इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता अनुगमन वेग कहलाता है। और Vd बराबर म्यू इंटू ई, फिर से समझिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिस वेग से फ्री इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, आरोपित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। Vd बराबर म्यू इंटू ई हो जाएगा। क्वेश्चन है धारा घनत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व क्या होता है, आपको एक तरह से थ्योरी लिखकर बता दिए हैं धारा घनत्व होता क्या है, ठीक है ना। आपके नीचे एक थोड़ा सा थ्योरी दिख रहा होगा, धारा घनत्व क्या है। तो किसी चालक के धारा घनत्व को चालक के इकाई लंबाई के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब समझिएगा, आपको बताएंगे क्या है क्वेश्चन, सीधा कहा धारा घनत्व का, किसी चालक के धारा घनत्व, चालक के चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी चालक की इकाई अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल, इससे जितना धारा प्रवाहित होगा, मतलब छोटी सी, तो क्या, किसी चालक के धारा घनत्व को चालक की इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को रूप में प्रभावित करते हैं, तो जे बराबर क्या, आई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बट आई बराबर आपको पता है एन ई वी डी, ये बेसिकली अनुगमन वेग से एक सूत्र निकलता है, जो आपको शायद या वो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, पूरे अंदर जाकर डीप में पढ़ाएंगे तो ये भी सूत्र कहाँ से निकला पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आई बराबर एन ई वी डी जो होता है अनुगमन वेग, और उसके बीच एक रिलेशन प्राप्त होता है, जो आपका सूत्र निकलता है। एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो अट आई बराबर एन ई वी डी, तो आई के जगह क्या रखेंगे, एन ई वी डी रखेंगे अपॉन ए, और देखो ए से क्या होगा, ए बराबर ई कट जाएगा तो बचेगा आज जे बराबर एन ई वी डी। ये बेसिकली धारा घनत्व का सूत्र है जो आपसे पूछेगा। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका ऐसे मात्रक आई एल स्क्वायर होता है, आई एल इनवर्स स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गतिशीलता क्या है, तो किसी धारावाहक की गतिशीलता को धारावाहक का अनुगमन वेग Vd और तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर समझिएगा,
किसी गतिशीलता क्या है, तो किसी चालक के गतिशीलता को धारवाहक के अनुगमन वेग मतलब vd, जो अपवाह वेग से पढ़ा है, अनुगमन वेग vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के यानी कि vd अपॉन E के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसे हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर क्या होगा, vd अपॉन E। सिंपल कहा, किसी धारावाहक की गतिशीलता को धारावाहक के अनुगमन में vd और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो म्यू बराबर vd अपॉन E। ये इसके गतिशीलता को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डिफाइन कर दीजिए, डिफिनीशन से फॉर्मूला निकाल दीजिए। देखो मैं फास्ट भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी करने के प्रयास में, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। मैं पता नहीं कितना समय हो गया, 1 घंटा पूर्ण ही वाला है। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में जो कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की जो भी उसमें दर है, उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, या हम उसको वाट कह सकते हैं। इसका ऐसे मात्रक वाट कहिए या जूल पर सेकेंड कहिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल क्या है। याद रखना, किसी परिपथ में दो खुले टर्मिनल के बीच, फिर समझिएगा, किसी परिपथ के दो खुले सिराओं के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने पर या प्रवाहित करने में किए गए कार्य के उन दो बिंदुओं के बीच के विद्युत वाहक बल कहते हैं। या इस तरह से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए, हाँ, बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं, उसी को हम देख कहां से रहे, ठीक है ना। आइए, किसी परिपथ के दो खुले टर्मिनल के बीच इकाई आवेश के प्रवाहित करने के किए गए कार्य, देखो ये डिफिनेशन छोड़ो, मैं दूसरा डिफिनेशन बता रहा हूं। देखो, कहता है जब दो खुले परिपथ के बीच, यानी कि जब दो टर्मिनल के खुले परिपथ के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से लिखो, लिखना है तो विद्युत वाहक बल क्या है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, समझिएगा। तो किसी खुले, यानी कि यहाँ पे खुले रहना चाहिए, याद रखना, किसी खुले टर्मिनल के बीच, यानी कि दो खुले टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी दो खुले टर्मिनल के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सीधा डिफिनेशन इसका ऐसे मात्र वोल्ट होता है, याद रखना। और आपका जिसी टर्मिनल विभवांतर क्या है, तो टर्मिनल विभवांतर में कहिएगा किसी दो बंद, यहाँ पे खुले की जगह बंद हो जाएगा, बंद टर्मिनल के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अगर आएगा तो जवाब दीजिएगा। जो आपको आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल के भीतर आवेशों के प्रवाह में सेल के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर समझिएगा, सेल के भीतर आवेशों के प्रवाह में, सेल यानी कि सेल जो होता है, बैटरी आपका सेल देखे होंगे, इस तरह से 6 सेल होते हैं, हर बैटरी में 12 वोल्ट उत्पन्न करता है। इस सेल, जो ये सेल दिख रहा है ना, तो देखो, सेल के भीतर आवेशों के प्रवाह में सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रुकावट उत्पन्न होगा, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, क्योंकि अंदर प्रतिरोध हो रहा है ना। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक गर्म हो जाएगा। भाई तार में देखो, तार में जब करंट प्रवाहित होता है, गर्म हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है, आग निकलता है। वही कहा गया, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक क्या होता है, चालक गर्म हो जाता है, और चालक गर्म हो जाता है, और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, इससे इजी डिफिनेशन नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रेडी है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के प्रयास कीजिएगा, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना। 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो, ये सिंगल सब्जेक्ट तो 80 रुपया लगेगा, ऑल सब्जेक्ट लेवल 200 रुपया है, ज्यादा नहीं है। देखो प्लीज आप लोग से, देखो यह चीज होता है ना कि आप हजारों दिए हो, हजारों देकर पढ़े हो, यहाँ तक 10,000 20,000 रुपए खर्चा कर चुके हो आप, और सिर्फ 200 के लिए पीछे हटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, जिसमें पूरे फिजिक्स का सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फिजिक्स में ऑल सब्जेक्ट पूरी क्लास 12 का मिल जाएगा मेरे दोस्त, लेने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो जूल के नियम क्या है, खूब पूछेंगे। जूल का नियम इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी चालक के उत्पन्न उष्मा H का मान चालक से प्रवाहित होने वाले धारा I के वर्ग तथा चालक का प्रतिरोध R का समय T पर निर्भर करता है। कितना कितना का कहिए, समझ में आया, फिर समझिए। कहता है सिंपल कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न उष्मा का मान, H हीट, फिर समझिएगा, इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न उष्मा का मान
एच एच जो है चालक में उत्पन्न उष्मा का मान से प्रवाहित होने वाली धारा आई का वर्ग उसके प्रतिरोध और उसके समय टी पर निर्भर करता है। यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह अभी जूल का नियम कहता है। तो देखो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा या किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा में जो उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक से प्रवाहित होने वाले धारा की वर्ग चालक के प्रतिरोध और उस पर समय पर निर्भर करता है। सिंपल बात है। देखो इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक से प्रवाहित होने वाले धारा के वर्ग चालक का प्रतिरोध और उसके समय पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है। जूल का नियम H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 12 सीबेक प्रभाव क्या है। देखो ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, 12 ही 15, हाँ इसमें 2 क्वेश्चन और होगा। किरचॉफ्स का नियम, तो किरचॉफ्स के नियम तो पढ़ाए होंगे, किरचॉफ्स का नियम, इसलिए इसमें 15 क्वेश्चन हो गए। देखो हर चैप्टर से टॉप 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जब बढ़ रहा है इसका रीजन है कि वो इंपॉर्टेंट है, और हम नहीं चाह रहे कि आपका टॉपर में कुछ कमी हो, हम नहीं चाह रहे कि आपका 450 में कमी हो। एक क्वेश्चन ज्यादा हो सही, और जो बच्चा ये अपना याद नहीं कर सकते क्वेश्चन, उनके लिए भी मेरे पास अवेलेबल है, कम क्वेश्चन है, उनको भी मैं फर्स्ट डिवीजन करा सकता हूँ कम क्वेश्चन पढ़ाकर। तो वो सब भी कंटेक्ट करना मेरे दोस्त, 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, कम क्वेश्चन, जिस वजह से हर सब्जेक्ट का 60 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उनके लिए भी प्रोवाइड कर देंगे। 199 में ऑल सब्जेक्ट का उतना क्वेश्चन जिससे पढ़कर वो फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। और जो अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन होंगे लेकिन उससे 450 तक कर सकते हैं, उसके लिए भी 199 लगेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है। सीबेक प्रभाव क्या है, तो किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच तपांतर के कारण, किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के तपांतर के कारण उत्पन्न विद्युत को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब देखो किरचॉफ्स के 2 नियम हैं। देखो अब पॉलिटिव प्रभाव आ गया, तो पॉलिटिव प्रभाव छोड़ दो, सीबेक प्रभाव पॉलिटिव प्रभाव छोड़ दो, याद मत करो, ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं इसको समझा देता हूं, लेकिन इसको याद मत करना, छोड़ देना, पॉलिटिव प्रभाव छोड़ देना। तो किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है, किसी ताप युग्म के संधियों से जब धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर क्या होता है, या तो उष्मा उत्पन्न होगा या उष्मा अवशोषित होगा, इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिव प्रभाव कहते हैं। फिर कहा, फिर समझिए, किसी ताप युग्म के संधि से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो या तो उस संधि पर उष्मा उत्पन्न होना शुरू या उष्मा अवशोषित होना शुरू होगा, अवशोषित या उत्पन्न होता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज प्रभाव कहते हैं। ऐसे चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है, समझिएगा। किरचॉफ्स के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में काम आएगा। तो किरचॉफ्स के प्रथम नियम क्या कहते हैं, जिसे हम बिंदु नियम के नाम से जानते हैं। बिंदु नियम क्या कहता है, किसी बिंदु या संधि पर आने वाला धाराओं का योग जाने वाला धाराओं का योग के बराबर है। अगर धारा यहाँ पे 4 गो आया, गया मात्र 2 गो, तो यह दोनों का योग जो होगा ये चारों के योग के बराबर होगा, या सब का योग का मान 0 होगा। तो ये कहता है बिंदु या संधि पर, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाला धाराओं का योग, यानी कि बीजगणितीय योग, जाने वाला धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, ये धारा कैसे पता चलेगा आ रहा है, तो देखो तीर, ये तीर ऐसे मर ले हैं, ये तीर ऐसे मर ले, यानी कि I1 I2 धारा आ रहा है, तो क्या लिखे हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू, धारा कैसे जा रहा है, देखो यह तीर इधर मर ले हैं इस तरह से, यानी कि धारा जा रहा है, तो क्या इधर I3 I4 जा रहा है, I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि I2 प्लस I1 प्लस I2 के बराबर जो होगा ये तीनों धारा का योग होगा। और तीनों धारा का अगर हम इधर करेंगे तो 0 के बराबर होगा, यानी कि तीनों धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यह किरचॉफ्स के प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम थोड़ा अलग है, देखना कहता है इसमें क्या, सिंपल है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, याद रखना परिपथ बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, यानी कि इससे धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे 2 परिपथ है, जो आपका लूप ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि इसकी मैं बात कर लूं पहले, नीचे वाला की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाला की बात कर रहा हूं। इससे देखो धारा क्या प्रवाहित हो रही है, एक तो प्रवाहित हो रही है, सिंपल समझना कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाले धाराओं तथा प्रतिरोध, यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, यानी कि पहले धारा और प्रतिरोध में गुना करके योग कर दीजिए। देखो यहाँ पे एक I1 प्रवाहित हो रहा है धारा, इसका प्रतिरोध R1 है, I1 R1
प्रतिरोध के गुणनफल का योग, मतलब जो भी इसमें धारा और प्रतिरोध है उसके गुना करके फिर जोड़ दीजिए। फिर एगो देखो यहाँ पे I2 है, R2 है, तो प्लस I2 R2 धारा का योग उसके विद्युत वाहक बल के समान बराबर होता है। तो उसमें गुणनफल का योग तथा उससे जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इस परिपथ में देखो E1 और E2 क्या है, विद्युत वाहक बल, यानी कि E1 प्लस E2। तो क्या होगा देखो यहाँ पे लूप ABCD के लिए I R1 प्लस I2 इक्वल टू E1 E2, क्योंकि लूप इसी के बात कर रहे हैं। अब देखो नीचे वाला की बात कर रहे हैं। अब लूप CDEF की बात करते हैं। CDEF की बात करें तो इस लूप में देखो धारा एगो ही प्रवाहित हो रहा है, I प्लस I1 I2। तो I1 I2 किसके लिए होगा, तो I1 I2 होगा जो R3 के लिए होगा। और इस लूप से क्या हो रहा है, R1 I2, तो इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि जो इस लूप की बात करें नीचे वाला में तो ये धारा आ रहा है, तो यानी कि I1 भी आएगा I2 भी आएगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे R3 प्रतिरोध है, तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 गुने R3। ये दोनों को जोड़कर फिर गुना करेंगे तो ये क्या होगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग और इसका टू विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो इस लूप से मात्र एगो विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है, E2 के बराबर हो जाएगा। ये आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम करता है। अगला हमारा चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। चलिए चैप्टर नंबर 4 के चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियां जिसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो आपका जो अंगूठा है वो आपकी बल की दिशा को, अंगूठा आपकी बल की दिशा को, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा आपका विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। इसी के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। सेम है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो। अंगूठा जो है, अंगूठा उस चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन है लोरेंज बल क्या है। तो कहता है जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल लोरेंज बल कहलाता है। फिर से समझिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहा गया जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति करे जहां पे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, कहो विद्युत भी हो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो जो कण जो जा रहा है उस कण पर जो लगने वाला बल होगा उसी को लोरेंज बल कहते हैं। ए बराबर क्या होगा, V क्रॉस बी, Q इंटू V क्रॉस बी, ये लोरेंज बल कहता है। अगला क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या कहता है। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या कहा, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि किसी भी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से इस तरह से पकड़े हुए हैं, ये चालक है, तो ये देखो मुड़ी हुई अंगुली मुड़ रहे हैं, देखो ये हाथ का मत देखना कि चालक है पकड़ ले हैं इस तरह से, इसको हम पकड़ रहे हैं, तो देखो यह अंगूठा भी है और ये देखो ये अंगूठा है, ये मुड़ी हुई उंगली है। तो ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी चालक के दाएं हाथ के इस प्रकार से पकड़े की, दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े की, अंगूठा चालक से प्रवाहित धारा की दिशा, जो अंगूठा है देखो हम इस प्रकार से इसको पकड़े हुए हैं, से ये अंगूठा जो है ये अंगूठा जो है क्या धारा की दिशा को बतला रहा है, चालक धारा का मुड़ी हुई अंगुलियां, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। वही कहा गया अंगूठा चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को, और हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां, जो यह अंगुली मुड़ी हुई है, यह अंगुलियां मुड़ते हैं ना, यह मुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बतलाता है। ठीक है ना, तो यह चीज याद रखना मेरे दोस्त, यह आपका क्या कहलाता है, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेंच का नियम। देखो दक्षिणवर्ती पेंच का नियम क्या कहता है, जब हम लोग क्या करते हैं, पेचकस, ये पेचकस है, मान लो पेचकस से हम जैसे ही, एक मिनट मेरे दोस्त, पेचकस जो है, पेचकस से हम कोई वस्तु को कसते हैं तो हम इस तरह से कसते हैं, इस तरह से, यानी कि ये नचाते जाते हैं तो यह अंदर की ओर जाएगा ना। तो वही कहता है यदि किसी दाएं हाथ की पेंच को इस प्रकार से घुमाया कि, देखो ये इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, देखो इधर से इधर घूम रहा है,
ठीक है ना। इस प्रकार से घुमाए कि पेंच की नोक जो है चालक से बहने वाली धारा का दिशा, देखो अगर हम यह पेंच से हम इसको ऐसे कस रहे हैं तो यह अंदर की तरफ जाएगा, यह जो आपका है जैसे हम इसको कस रहे हैं ऐसे ऐसे कसेंगे तो यह अंदर चला जाएगा, क्योंकि पेंच जब कसाता जाता है तो यह अंदर की तरफ चला जाता है, ये थोड़ा तो ये धारा का दिशा को बतलाएगा। तो ये कहता है यदि किसी दाएं हाथ की पेंच इस प्रकार से घुमाए कि पेंच का जो नोक है, ये पेंच का जो नोक है मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेचकस कहते हैं, पेंच का नोक चालक से बहने वाली धारा का दिशा 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 में चले तो इस दिशा को अंगूठा, फिर समझना, धारा के दिशा में चले तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता हुआ चुंबकीय बल के, तो देखो धारा की दिशा में अगर चल रहा है अंगूठा इस तरह से घूमेगा, ये अंगूठा है, देखो अंगूठा इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर जाएगा, देखो नहीं इधर जाएगा अंगूठा, ठीक, इधर जाएगा अंगूठा, तो क्या कहेगा, जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखा को दिखाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मुझे भी इतना समय लगना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बंद परिपथ के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाकलन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाकलन बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाला धारा तथा निरपेक्ष परावैद्युतांक म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से समझिएगा जरा, क्वेश्चन कहा गया आपसे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय रेखीय समाकलन, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, यानी कि रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे प्रवाहित आई और उसके निरपेक्ष परावैद्युतांक के बराबर होता है, यानी कि आई गुने म्यू नॉट, उसके गुणनफल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लोस्टोन की सीमा और उपयोग क्या है, तो साइक्लोस्टोन का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ साइक्लोस्टोन द्वारा आवेशों के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है, इसका सीमा कंडीशन, और यहाँ पे साइक्लोस्टोन द्वारा इलेक्ट्रॉनों के कणों को त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, साइक्लोस्टोन से किसको त्वरित नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इलेक्ट्रॉन के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता। उपयोग कहाँ है साइक्लोस्टोन का, तो साइक्लोस्टोन का उपयोग धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, और साइक्लोस्टोन का उपयोग ठोसों में आयन को मिलाकर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है कि संट क्या है, तो संट क्या है, इसका हानि और उपयोग लिखे। याद रखना, जब धारावाही चालक या जब धारामापी के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा जाता है तो इसे संट कहा जाता है। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे संट कहा जाता है। शंट से लाभ क्या है, शंट लगाकर किसी भी धारामापी को एमीटर में बदला जा सकता है। शंट लगाने से कुंडली को जलने से बचाया जा सकता है। शंट से हानि क्या है, शंट लगाने से धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहितता होती है, यहाँ पे सुग्राहितता वो क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखना, इसकी सुग्राहितता घट जाती है। ठीक है ना, चलिएगा चला आगे बढ़ते हैं। यह आपकी संट हो गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, तो ए मीटर में जो होता है, ए मीटर में परिपथ वाली धारा का मान, देखिए ए मीटर से परिपथ वाली धारा मापा जाता है, ए मीटर से परिपथ की धारा मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापा जाता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। जो आपसे पूछेगा ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक यानी कि अनंत होता है। आदर्श, आप देखो, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपका अंतर हो गए। फटाफट आप लोग को क्या करना है, इंपॉर्टेंट, ये तो आपका चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4 खत्म। चैप्टर नंबर 5 चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत कम क्वेश्चन है, टेंशन मतलब मेरे दोस्त, आप लोग भागने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिस तरह से विद्युत क्षेत्र पर है उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे क्या होगा, चुंबक की बात करते हैं, तो क्या कहता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसकी उपस्थिति का अनुभव एक अन्य छोटे चुंबक के द्वारा किया जा सके। जैसे देखना, अगर आप किसी रूम में एसी चल रहा है तो वहां पर रहोगे तो आपको अनुभव होगा कि भाई एसी चल रहा है। तो अनुभव कैसे पता चलता है, जब क्या करो, पूरा धूप चिलचिलवा निकल हो और रूम से बाहर निकलो, तो गेट जैसे ही खोलोगे, जैसे ये गेट है, गेट किधर है,
अरे वाह! कितना मजा आ रहा है, एकदम ठंडा-ठंडा हवा आ रहा है, एकदम एसी चल रहा है। इधर आके लगा मुँह झुकार दिया एकदम। अनुभव वहाँ पे अनुभव हो रहा है ना, उसी तरह से अनुभव होगा। तो वही कहा गया है, जब चुंबक को देखते हो आप लोग खुद, एक लोहा का कील है, यहाँ पे एक चुंबक है। तो क्या करते हैं हम चुंबकवा से यहाँ सटाते हैं, तो देखते हैं सट रहा है कि नहीं। तो हम इस चुंबकवा को ऐसे-ऐसे करके देखते हैं कि कहाँ तक खींच पा रहा है। जहाँ तक खींच लेता है वहाँ तक एक क्षेत्र बना दीजिए, यानी कि यहाँ यहाँ चुंबक है, यहाँ कील रखेंगे तो खींच पा रहा है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो नहीं खींच पा रहा है। यानी कि जहाँ तक खींच पाएगा वहाँ पे एक क्षेत्र बन जाएगा। तो उसी को चुंबक क्षेत्र कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसकी उपस्थिति का अनुभव अन्य छोटे यानी कि छोटे चुंबक के कारण या के द्वारा किया जा सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र सतत एवं बंद तथा वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र सतत, बंद और वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा को बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। अतः एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि यह एक असंभव काम है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे से नहीं काटती है, ठीक है ना। यह दो चुंबकीय क्षेत्र का गुण था। अगले क्वेश्चन है, क्षण चुंबक क्या है? तो क्षण चुंबक होता है एक आयताकार क्षण के टुकड़ा जिसके पास समान समर्थ होने समर्थ होने वाले दक्षिणी और उत्तरीय ध्रुव क्षण चुंबक कहलाता है। जैसे क्षण चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो वही कहा गया, एक आयताकार क्षण के टुकड़े जिसके पास समान समर्थ होने वाले दक्षिणी उत्तरी ध्रुव हो। इसके पास देखो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ठीक है ना। तो दो ध्रुव है जो समान है एक दूसरे, दोनों देखो दोनों बराबर है, आधा आधा में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। वही कहता है एक आयताकार टुकड़े टुकड़े जिसके पास समान समर्थ वाले होने वाला दक्षिणी उत्तरी ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हो। उत्तरी दक्षिणी मतलब साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल, वो उसे हम क्षण चुंबक कहते हैं। मैं फास्ट बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, आप समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? जिस तरह से विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ा है, तो उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव, समान समर्थ वाले दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, वहां पे क्या बताएं, जब समान एवं विपरीत आवेशों को एक दूसरे पर कम दूरी पर रखते हैं, उसी तरह समान समर्थ वाले जब दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के निर्माण करने वाले ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव, और वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले ध्रुवों में से मतलब आवेशों में से कोई एक आवेश है, उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को। सेम कंडीशन, चुंबकीय द्विध्रुव के निर्माण करने वाले ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव और ध्रुव के मध्य की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। m बराबर m गुने 2l, ठीक है ना। एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, भू चुंबक के तत्व क्या है? तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। यानी कि सिंपल समझिए कि यहाँ पे किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन के अध्ययन के लिए जिस तत्व की आवश्यकता पड़ता है उसे भू चुंबकीय तत्व कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए जरा, क्वेश्चन है, दिक्पात कोण क्या है? तो भौगोलिक यामुत्तर और चुंबकीय यामुत्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण या यहाँ पे नमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बराबर दिक्पात कोण। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे दिक्पात कोण अलग था, नमन कोण अलग है। नमन कोण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। फिर से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है? तो क्षैतिज दिशा के चुंबकीय यामुत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कुल तीव्रता को क्षैतिज घटक BH कहा जाता है। फिर समझना मेरे दोस्त, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है? तो देखो, क्षैतिज दिशा में के चुंबकीय यामुत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कुल तीव्रता को क्षैतिज घटक कहा जाता है, पृथ्वी के क्षैतिज घटक। अगले क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय समांतर, जो आपको 5 नंबर 2024 में भी आ चुका है क्वेश्चन। आपको ऐसे कैसे तीन तरह से आपको काम आएंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछना होगा तो पूछेगा प्रतिचुंबकीय का गुण लिखे, अनुचुंबकीय का गुण लिखे और लौ चुंबकीय का गुण लिखे। कोई भी एक पूछ देगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियर। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है
कि प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, तो ये तीनों पॉइंटों के एक साथ जोड़ दीजिए, प्रतिचुंबकीय कहला जाएगा। और ये तीनों का डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, तीनों का गुण पूछ सकता है, गुण है अंतर पूछेगा तो इस तरह से लिख दीजिए, मतलब 4-5 तरीका से काम आएगा। तो चलो देखते हैं, प्रतिचुंबकीय जो होता है इसका चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा ऋणात्मक होता है, पहला पॉइंट। जबकि अनुचुंबकीय का चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होता है। यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे अल्प, यहाँ भी अल्प, कोई दिक्कत नहीं है। और लौ चुंबकीय चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक और धनात्मक होता है, ठीक है। दूसरा का पॉइंट, चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, क्योंकि इसका ऋणात्मक होता है इसलिए 1 से कम होगा। जबकि अनुचुंबकीय का मान जो होता है 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। अनुचुंबकीय का मान, उसका चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, जबकि लौ चुंबकीय का मान उसकी चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि देखो वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, इस यानी कि प्रतिचुंबकीय में इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो आपका प्रतिचुंबकीय उस ताप पर निर्भर नहीं करता है। जबकि अनुचुंबकीय है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप पर परम ताप के वोहित क्रमानुपाती होता है। जबकि लौ चुंबकीय पदार्थ की बात करें, ये क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है। जो क्यूरी ताप क्या है आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, प्रतिचुंबकीय का उदाहरण की बात करें, सोना चांदी पानी है। अनुचुंबकीय का उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीज है। और लौ चुंबकीय पदार्थ का आपको पता है लोहा कोबाल्ट निकेल है। मैं दोस्त फास्ट चल रहा हूं क्योंकि समय का बर्बादी नहीं चाह रहा हूं, और इसको याद करते रहिएगा। सबका नोट्स आप मिल जाएंगे, 199 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहे हैं। या इंग्लिश मीडियम से सेम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे चलिए जरा, क्यूरी ताप क्या है, तो वह ताप जिस पर लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब वह ताप जिस पर लौ चुंबकीय पदार्थ जो है यहाँ पे अनुचुंबकीय में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है, वहां पे विद्युत था यहाँ पे चुंबक है, ठीक है ना। तो फिर समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक एकांक उत्तर ध्रुव पर क्रियाशील होने वाला बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये थोड़ा सा डिफिनेशन अजीब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। जिस तरह से विद्युतीय फ्लक्स था उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, दूसरा नहीं होगा। मैं देखता हूं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या वहां पे क्या था, तो विद्युतीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत की जगह चुंबक कर दो, क्या हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र E और A आपका क्षेत्रफल, तो फाई बराबर B इंटू A, और यह बेसिकली अदिश राशि है तो इसलिए BE cos थीटा। इसका ऐसे मात्रक भी क्या होगा, चुंबक क्षेत्र का ऐसे मात्रक वेबर होता है, A के लिए मीटर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका ऐसे मात्रक, सॉरी इसका डायरेक्ट हम वेबर कह सकते हैं, इसका डायरेक्ट मात्रक वेबर कह सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है, और इसका बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स ए इनवर्स आई इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो इसका बीमीय सूत्र और इसका ऐसे मात्रक भी याद रखिएगा, काम आएगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं फास्ट बना हूं इधर आकर, इसका रीजन था क्योंकि हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए नंबर 9117823062 कंटेक्ट करके आप 199 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं। उतना ही क्वेश्चन देंगे जो आराम से 15-20 दिन 1 महीना में क्लियर कर पाओ, जिसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे जिससे पढ़कर इजी तरीका से अच्छे कर सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही रहेंगे मेरे दोस्त, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।